नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वाले वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक है, मतलब कि PMVVY। ठीक है, ये वाली योजना के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो योजना है, ये वाली जो स्कीम है इन्वेस्टमेंट की, ये सिर्फ LIC के थ्रू ही ले सकते हैं। ठीक है, हम ये और कहीं पे जाकर नहीं, जैसे बाकी की जो भी स्कीम्स थी जो हमने पढ़ी, जैसे ये सुकन्या समृद्धि वाली योजना पढ़ी, इसको हम लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके भी करा सकते हैं, किसी रेप्यूटेड बैंक में जाके भी करा सकते हैं। लेकिन जो ये वाली स्कीम है PMVVY, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इसको सिर्फ हम लोग LIC में ही ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, LIC का जो प्लान नंबर 856 है, वो है ये वाली योजना। ठीक है, PMVVY। इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? मिनिमम एज जो होनी चाहिए इसकी, वो है 60 ईयर्स। ठीक है, 60 साल की उम्र होनी चाहिए इस स्कीम में पैसा लगाने के लिए, और इसके लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। इस स्कीम में क्या है, मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 15 लाख करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साथ हमको बहुत सारा पैसा देना होता है। ठीक है, उस पैसे के बेसिस पे हमको हर साल, हर महीने, या फिर हर क्वार्टर में, या फिर हर हाफ ईयर में हमको उसका इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और एट दी एंड जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, जो कि है 10 ईयर्स का। ठीक है, कितना है इसका टेन्योर? 10 है। ठीक है, 10 ईयर्स का। तो हमको 10 साल के बाद वो अमाउंट वापस मिल जाता है। ठीक है, जो मतलब क्या है, सिंपल सा कि हमको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उस पैसे पे हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा 10 सालों तक, और 10 साल के बाद वो पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट हम कितना बता रहे थे? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख मैक्सिमम अमाउंट है। इसके अंदर जो है इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं पेंशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये पेंशन है, क्योंकि ये स्कीम जो है ये 60 ईयर्स से ज़्यादा के लिए है। तो इस केस में हम लोग इसको पेंशन के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो मिलती है 1000 रुपये की, और मैक्सिमम पेंशन जो मिलती है वो मिलती है 9250 रुपये की मंथली। ठीक है, अगर किसी ने 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराए तो उसको 9250 रुपीज़ की पेंशन मिलती है। ठीक है, ये है पर मंथ। ठीक है, मंथली। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.4। ये इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है हर 3 महीने में। अभी चल रहा है 7.4%। ठीक है, आपका जब भी एग्ज़ाम हो या फिर जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, उससे एक दिन पहले देख लेना कि इंटरेस्ट क्या चल रहा है। उसके बाद है कि प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड बैक। ठीक है, ये बता दिया था कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमको वापस दे दिया जाएगा 10 साल के बाद। इफ़ डाइड प्रिंसिपल पेड टू दी नॉमिनी। ठीक है, अगर जो पर्सन है जिसका अकाउंट खुला हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो अमाउंट होता है, जो भी अमाउंट विद इंटरेस्ट जो होता है, वो सारा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसके अंदर नो टैक्स बेनिफिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वाली स्कीम में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टैक्स देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। जो पेंशन मिलती है ना, ये जो ऊपर पेंशन थी 9250 की, इस पेंशन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। तो मतलब जो भी स्लैब रेट्स उस साल के हैं, उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है। पेंशन विल बी टैक्सेबल। ठीक है, ये बता दिया अभी। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस इज़ 31 मार्च 2023। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक ही ये वाली स्कीम वैलिड है। इसके बाद ये वाली स्कीम नहीं होगी। ठीक है, वैसे इस वाली स्कीम की जो डेट है वो पहले भी एक्सटेंड हो चुकी है। ये पहले 2020 तक की थी, फिर 2021 तक की हुई, ऐसे पहले 2018 तक भी थी। तो ये कई बार एक्सटेंड हो चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये डेट एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे, अगर किसी ने 15 लाख रुपए जमा कराए और उसको मंथली पेंशन लेनी है, इधर लेफ्ट में देखो, ये मंथली पेंशन चाहिए, और तो उसके लिए अगर उसने 15 लाख रुपए जमा कराए तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी? 9250। ठीक है, अगर किसी को क्वार्टरली पेंशन चाहिए तो उसको 14,89,933 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। उसमें उनको
क्वार्टरली पेंशन मिलेगी 27,750। ठीक है, तो ये ऐसे चार्ट है, आपको इंटरेस्ट है तो देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, NPS, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छी स्कीम भी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली स्कीम के लिए एज होनी चाहिए 18 to 65। ठीक है, मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, और मैक्सिमम 65 तक। ठीक है, एनीवन कैन ओपन इंक्लूडिंग NRI, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है Tier 1 अकाउंट, एक होता है Tier 2 अकाउंट। ठीक है, जो Tier 1 अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, ये होता है मैंडेटरी अकाउंट। अगर किसी को इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो Tier 1 अकाउंट तो खोलना ही पड़ता है। तो जो Tier 1 अकाउंट होता है उसके अंदर मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है, 10% ऑफ बेसिक एंड DA। ठीक है, दोनों को प्लस करके, मतलब बेसिक प्लस DA, जो भी डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी है उन दोनों को ऐड करके उसका 10%। ठीक है, अगर किसी की सैलरी, मान लो अगर किसी की बेसिक सैलरी है 50,000 और उसको डियरनेस अलाउंस मिलता है 10,000, तो टोटल इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 60,000। 60,000 का 10% कितना हुआ, 6,000। तो मिनिमम 6,000 उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस स्कीम में। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट अप टू 10%। ठीक है, जो उसका एम्प्लॉयर है उसको भी वो भी इसके अंदर इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा अप टू 10%। ठीक है, मतलब अगर उसकी दोनों मिलाकर, अगर उसको डियरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी को प्लस करके अगर उसके 60,000 अमाउंट बन रही है, तो उसके जो एम्प्लॉयर है वो भी 10% डिपॉजिट करवाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 14% तक। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि उनका अमाउंट जो है वो 14% तक जो है उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था कि अगर किसी की 60,000 थी तो उसको 6,000 रुपये उसको वो भी डिपॉजिट कराएगा, जो एम्प्लॉई है वो भी, और एम्प्लॉयर दोनों के दोनों 6,000 रुपये डिपॉजिट कराएंगे उसके अकाउंट में। ठीक है, लेकिन ये कितना था, 10% था अमाउंट। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके केस में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 14%। ठीक है, 14%। उसके बाद है ये तो थे मैंडेटरी अकाउंट्स। ठीक है, अगर मैंडेटरी जो अकाउंट थे वो थे ये। उसके बाद अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी वो अकाउंट खुलवा सकता है क्या इसके अंदर? हाँ, खुलवा सकता है। ठीक है, तो जो वॉलंटरी अकाउंट्स हैं उनके लिए क्या है, 1 टाइम मिनिमम है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपये तो एक बारी में कराने ही पड़ेंगे, और एनुअली मिनिमम कितना है, 1,000 रुपीज़। ठीक है, ईयरली मिनिमम 1,000 रुपीज़ उसके अंदर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कितना अमाउंट है, 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। ठीक है, मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस इनकम वो लोग इसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। Tier 2 अकाउंट, ठीक है, जो हमने देखो बात करी थी ऊपर, एक तो होता है Tier 1 अकाउंट, ठीक है इधर, और एक ये Tier 2 अकाउंट। ठीक है, Tier 1 अकाउंट के बारे में पढ़ लिया, अब Tier 2 अकाउंट। Tier 2 अकाउंट्स कौन से होते हैं? हैविंग Tier 1 अकाउंट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, Tier 1 अकाउंट होना मैंडेटरी है, बिना Tier 1 अकाउंट खुलवाए Tier 2 अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, सेकंड क्या है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ लाइक सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर क्या है कि अमाउंट, जो कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है, कितना अमाउंट विड्रॉ कराना है, वो हम लोग सेविंग्स अकाउंट की तरह कर सकते हैं कि जब मन करा तभी हमारा जब मन करा तब इसके अंदर डिपॉजिट करा दिया, जब मन करा हमने अमाउंट विड्रॉ करा लिया। ठीक, नो टैक्स डिडक्शन। ठीक है, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि टैक्स डिडक्शन नहीं मिलती है इसमें। अगर Tier 2 अकाउंट है आपका, अगर किसी ने Tier 2 अकाउंट खुलवा लिया है तो उसको टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगी टैक्स में डिडक्शन, बाकियों को नहीं मिलेगी। उसके बाद 0.1% इज़ अकाउंट मैनेजमेंट फ़ीस। जितना भी अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं
उसका 0.1% अमाउंट कहाँ जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट फीस। ठीक है, उसके बाद है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहली बात तो जो टीयर 1 है उसमें टैक्स बेनिफिट होता है, वो 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C और 50,000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 80CCD। ठीक है, 80CCD सब सेक्शन 1B। ठीक है, इसके अंदर मतलब टोटल 2 लाख रुपए तक का हमको इसके अंदर डिडक्शन मिल सकती है। टीयर 2 अकाउंट्स में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही सिर्फ अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिल जाती है। अगर टीयर 2 अकाउंट्स है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही टैक्स में बेनिफिट मिलता है, अगर बाकी कोई एम्प्लॉय है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये वही चीज़ है, टीयर 2 अकाउंट में 80C के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिलेगा इफ़ नॉट विड्रॉन इन 3 ईयर्स। अगर 3 साल में उसने पैसा नहीं निकाला है तो मिलेगा। अगर उसने 3 साल से पहले ही पैसा उसमें से निकाल दिया अकाउंट में से तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 3 साल तक पैसा नहीं निकालना तब मिलेगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है। ठीक है, और देखो ये चीज़ इसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये चीज़ इसको बहुत अच्छा बना देती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, इक्विटी में भी, कॉरपोरेट डेट में भी, GSEC में भी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी। ठीक है, मतलब कि जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जिसने जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी इच्छा के अनुसार इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, एक्टिव, देखो इसके 3 वो है मोड्स हैं, एक्टिव, ऑटो और डिफ़ॉल्ट। एक्टिव में क्या होता है कि यू डिसाइड मैक्सिमम 50% इन इक्विटी। ठीक है, ये एक लिमिट दे दी कि इक्विटी के अंदर, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट्स, तो इक्विटी के अंदर 50% मैक्सिमम अलोकेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी का 50% है उसको इन दोनों में कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हैं, कितना भी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चाहे तो 10%, अगर कोई चाहे तो वो 10% डेट में डाल दे या फिर 20% इसमें डाल दे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि इक्विटी के अंदर मैक्सिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, 50% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। ऑटो मोड जो होता है उसमें क्या होता है कि 35 ईयर्स की एज से लेकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा 50% का। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जो पेन है ये नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पेन चलाया तो आप लोगों को फिर दिखाई नहीं देगा ये, तो यहाँ साइड में कर रहा हूँ मैं। इक्विटी के अंदर 50% होगा एलोकेट, कॉरपोरेट डेट में 30% एलोकेट होगा, और ये जो अमाउंट है इन दोनों की परसेंटेज, ये हर साल 2% डिक्रीज़ हो जाएगी इक्विटी में से, और 1% डिक्रीज़ हो जाएगी कॉरपोरेट डेट में से। तो जब उस पर्सन की एज 55 ईयर्स की होगी, ठीक है, देखो 35 ईयर्स से चालू करा, 50% था इक्विटी, हर साल अगर 2% डाउन होता जाएगा तो 20 साल बाद कितना पूरा, तो 20 साल बाद तो ये क्या होता है, ये सिर्फ 10% ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि हर साल 2% डाउन, अगर हर साल 2% माइनस करेंगे 50 में से, तो 20 साल के बाद कितना माइनस हो जाएगा, टोटल 40% माइनस हो जाएगा टोटल, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 10%। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 55 की एज में जो अमाउंट रह जाता है उसका एलोकेशन जो रह जाती है वो रह जाती है कि 10% इक्विटी में, 10% कॉरपोरेट डेट में, और बाकी का 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, और जो इसका तीसरा वो है मेथड है, वो है डिफ़ॉल्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि 55% अमाउंट जो जाती है वो जाती है सिक्योरिटीज़ में, 40% अमाउंट जाती है कॉरपोरेट डेट में, और 15% अमाउंट जाती है इक्विटी में, और जो 5% अमाउंट है वो जाती है मनी मार्केट्स में। ठीक है, ये था इसका एलोकेशन वाला पार्ट। और ऊपर देखते हैं, अब ये रह गया हमारा। अब इसको देखते हैं कि इसमें हम लोग विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। विड्रॉ करने का क्या रहता है, आफ्टर 10 ईयर्स 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, मतलब कि
अकाउंट ओपनिंग से 10 साल के बाद पहली बार हम लोग इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। और कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 25% ऑफ दी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है उतना उसका 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और विड्रॉ करने की और एक और क्या शर्त है कि 3 विड्रॉल्स विद 5 ईयर गैप। ठीक है, मतलब सिर्फ 3 ही बार इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, एनपीएस में से 3 बार ही विड्रॉ कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट में से विद 5 ईयर गैप, और उन तीनों के बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए भी प्रॉपर हमको रीजनिंग देनी पड़ती है कि एजुकेशन के लिए चाहिए या फिर मैरिज के लिए चाहिए। ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं उसके लिए ही इसकी अलाउड होता है। ठीक है, और एग्ज़िट कैसे करते हैं इसमें से? किसी को अकाउंट बंद करना है तो कैसे वो होता है, एग्ज़िट कैसे लेते हैं? अगर 60 साल से पहले कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई 60 साल से पहले रिटायर हो रहा है उस केस में क्या होता है कि उसको मैक्सिमम 20% का लमसम मिलता है। लमसम मतलब वो अमाउंट जो मिलता है, जो अमाउंट उसका पूरा कलेक्ट हुआ, ठीक है, उसने जो इन्वेस्ट करा, उस एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट करा, एम्प्लॉयर ने जो इन्वेस्ट करा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला जितना भी, वो सारा अमाउंट उसका 20% जो है वो एक साथ मिल जाता है। और बाकी का जो 80% अमाउंट बचा उसकी एन्युइटी चालू हो जाती है। ठीक है, एन्युइटी मतलब हर महीने उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा पेंशन की तरह। ठीक है, वो 80% अमाउंट में से एन्युइटी बन जाएगी। ठीक है, अगर दूसरा केस क्या है, इफ़ रिटायरिंग एट 60 ईयर्स, अगर 60 साल की एज में रिटायर कर रहे हैं तो क्या होगा, लमसम जो होगा वो 60% होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम की बात है। मैक्सिमम 60% जो है अमाउंट वो लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी का जो 40% अमाउंट बचा उसकी एन्युइटी करानी कंपलसरी है। ठीक है, एन्युइटी मतलब कि उसको एज अ पेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हर महीने। और ये जो अमाउंट होती है 60% जो लमसम होगा ये टैक्स फ्री होगा। लेकिन ये किस केस में होगा? सिर्फ अगर 60 पर रिटायर कर रहे हैं तो। अगर 60 से पहले रिटायर कर रहे थे तो उस टाइम पे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो लमसम अमाउंट होगा ये टैक्स फ्री होगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जितना भी एंटायर कॉर्पस जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो भी मिला उसके ऊपर, वो सारा का सारा विल बी गिवन टू द नॉमिनीज़। ठीक है, जो नॉमिनीज़ होंगे उनको दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये था एनपीएस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग ये नेट बैंकिंग वगैरह का देखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो उसको लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।